नमस्कार। आज गुरुवार और हमारे मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में सबका स्वागत है। ऐसे तो एक वीक में इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं कि किसके बारे में बात करें और किसके बारे में ना करें, पर सबसे शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड जो हुआ, अचानक ईरान के साथ डायलॉग हो रहा था, उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी के बारे में चर्चा हो रही थी देश भर में, दुनिया भर में, और अचानक अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पे अटैक शुरू किया। और भयंकर बात तो ये है कि वहाँ स्कूल पे अटैक किया गया और सारी बच्चियां, मतलब वो जो फोटोग्राफ आए हैं, वो स्कूल की बच्चियों के लिए जो कब्रिस्तान में कब्र तैयार की गई है, वो देख के किसी का भी दिल दहला जाएगा। हम जानते हैं युद्ध कभी अच्छे नहीं होते हैं। ये बात गलत है कि युद्ध से कथा रम्य होती है, वो रम्य हो ही नहीं सकती है। वो होगा, वो समय में ऐसी बातें आई होगी, पर युद्ध कथा कभी रम्य नहीं हो सकती है। मेघाणी ने बहुत अच्छा लिखा था कि 5-7 शूरा ना जय जयकार काज, आज लोईना मंडाना दिंगाना। तो ये किसके लिए हो रहे हैं? युद्ध किसके लिए हो रहे हैं? पूरी दुनिया में इतने लोग, खाना नहीं मिल रहा है, कितने करोड़ों करोड़ों लोग, स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों के पास कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, और इतने सारे न्यूक्लियर के जो भंडार सब देशों ने खड़े किए हैं। अमेरिका खुद कर सकता है, दूसरे देश को नहीं करने देना है। ये जो अजीब बात है, और एक सॉवरेन कंट्री पे ऐसा अटैक करना, वो इंटरनेशनल लॉ का डायरेक्ट वायोलेशन है। और क्या वजह क्या है? कोई वजह ही नहीं है। पहले बोले न्यूक्लियर फैसिलिटी वो खड़ा कर रहे इसलिए रोकना है, फिर अभी बोल रहे रेजिम चेंज करना है। तो मुझे तो अजीब लगता है। तो क्या हमारे भारत देश में रेजिम चेंज करने के लिए, जो शासन में है वो शासन बदलने के लिए, कल अमेरिका अगर अटैक करे या कोई भी, ब्रिटेन करे, जर्मनी करे, फ्रांस करे, तो हम क्या टॉलरेट कर पाएंगे? ये क्या मतलब बात है कि रेजिम बदलेंगे हम लोग? तो शासन क्यों बदलना चाहते हैं? मतलब ये ट्रम्प सबको क्या समझ रहे हैं? पपेट बनाना चाहते हैं, अपनी पपेट गवर्नमेंट ये करना चाहते हैं। उससे पहले वेनेजुएला में उन्होंने किया, ऑयल के ट्रेजर पूरा है वहाँ, उसके लिए प्रेसिडेंट को पूरा उठा के लाए। वो भी इंटरनेशनल लॉ का कैसा वायोलेशन अभी ईरान पे है। ऐसे पहले भी इसराइल ने पैलेस्टाइन पे कितना, गाजा में जो बर्बादी की है, हम सोच नहीं सकते हैं। अभी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसा कुछ है कि नहीं, वही पता नहीं चल रहा है। मतलब उसका क्या हम बैसणा डिक्लेयर कर दें? तो ये जो स्थिति है वो इतनी भयंकर है, और आम जनता इतना प्रोटेस्ट कर रही है हर जगह पे। अमेरिका में उसकी रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, सब लोग बोल रहे हैं विदाउट सैंक्शन ऑफ कांग्रेस ये कैसे वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं ट्रम्प। तो ये बातें हैं। अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, इसराइल में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, फ्रांस में भी, ब्रिटेन में भी, जर्मनी में, सब जगह वॉर के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और मीडिया कैसे डेपिक्ट कर रहे हैं कि वो शिया सुन्नी है इसलिए कर रहे हैं। भाई ये तो बात ही नहीं है। शिया होना, सुन्नी होना वो कोई बात नहीं है। क्या क्रिश्चियन होना, हिंदू होना, वो बात पे वॉर होते हैं? और इसके लिए लोग प्रोटेस्ट करेंगे? आम जनता मारी जा रही है, इतने इनोसेंट लोग, बच्चे, महिलाएं, उनको खत्म किया जा रहा है। उनका कोई कारण नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। इसके खिलाफ लोग बाहर नहीं निकलेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? लोग आवाज उठाएंगे, इस बहुत स्वाभाविक है। तो ये बहुत ही, हम जानते हैं इंटरनेशनल सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत संकुल है। किसने क्या किया, बड़ा हिस्ट्री है, सब सब देशों का अपना एक हिस्ट्री है। उसमें ज्योग्राफी भी मैटर करता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी मैटर करता है, बहुत सारी बातें मैटर करती, हम जानते हैं। पर एक बात साफ है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिक्लेयर किया गया था कि कोई सोवरेन कंट्री पे कोई अटैक नहीं कर सकता है विदाउट एनी रीजन। और हर अगर कोई अटैक करता है तो सेल्फ डिफेंस का सब देश को अपना अधिकार है। तो ये बात हमें, मुझे लगता है कि ये बात सबने स्वीकारी है, सबको। फिर भी बोल रहे ईरान ने वो किया, ईरान ने वो किया, वो ऐसा कर रहे हैं, उस पे अटैक किया। मतलब आप, ये सोवियत रशिया का जब से विघटन हुआ है, डिसमेंटलिंग ऑफ सोशलिस्ट कैम्प, उसके बाद देख रहे कि दुनिया में बहुत वॉर देखे हमने।
वो लिमिटेड पैमाने पे हो है, वो बात सही है। पर काफी लोग अभी एप्रीहेंशन कर रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हो जाएगा। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो क्या होगा, कितने सारे देश इंक्लूड हो रहे, इसमें इन्वॉल्व हो रहे। और हमारे लिए तो ऑयल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हमारे सब फूड ग्रेन्स के एक्सपोर्ट रुक गया है, हमारे टेक्सटाइल ज्वेलरी वो सब काफी सेक्टर भारत के अफेक्टेड हैं। और महंगाई जैसे बढ़ेगी उसके कारण कितना मुश्किल होगा। हमारा कोई वजह नहीं है, हमारे लोगों का कोई दोष नहीं है, फिर भी उनको ये मार झेलना पड़ रहा है। तो आज हम ये बहुत ही डिफिकल्ट विषय है, ऐसे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का डिस्कशन करना इतना आसान नहीं है, पर हम एक कॉमन सिटीजन के रूप में इसको डिस्कस करेंगे। हम कोई एकेडमिशियंस नहीं है और एकेडमिशियन के रूप में नहीं डिस्कस करना चाहते। हमारी एक फीलिंग है, वॉर नहीं होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व कर सकते कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को, कोई भी प्रॉब्लम को, वो हमारा राय है। अभी मैं एमएसबी के सेक्रेटरी द्वारिकानाथ जी को रिक्वेस्ट करती हूँ, इनिशिएट करेंगे डिस्कशन। उनका गला तो थ्रोट इन्फेक्शन है इसलिए मुश्किल है, फिर भी थोड़े इनिशिएशन में बात करेंगे, फिर सब लोग कलेक्टिवली ये डिस्कशन को आगे ले जाएंगे। द्वारिकानाथ जी। નમસ્તે બધાને સ્વાગત છે આજના ગુરુવારના મીટિંગમાં. આઈ હેવ ફેલ્ડ. ઘણું વાત કરવાનું હોય પણ તો शिफ्टिंग पोजीशन जो इंडिया गवर्नमेंट ने છે इंडिया गवर्नमेंट का जो शिफ्टिंग पोजीशन है ये सबसे डिस्टर्बिंग है. अभी अभी इंडियन ओशन में श्रीलंका का कोस्ट के पास में अभी अभी को बोट को सिंकिंग कर दिया गया और वो शिप बुलाया गया था. ईरान मोदी जी का इन्विटेशन से ईरान का शिप आया था ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए. और दूसरी बात है उसके बावजूद भी ईरान और भी शिप भेज रहा है ज्वाइंट ड्रिलिंग के लिए. ये वन थिंग. दूसरी बात है कि उन्होंने मीनाक्षी बहन ने बताया, थोड़ी बहुत बताया, न्यूज पूरा नहीं आ रहा है. न्यूज पूरा कंट्रोल्ड है, क्या देना है क्या नहीं देना है आपको कोई भी न्यूज नहीं मिलेगा. पेपर भी नहीं आता है ठीक से, पेपर भी नहीं आता है और इसमें भी तो नहीं आता है. बीबीसी भी मैनिपुलेट कर रहा है. फ्री न्यूज नहीं मिलेगा, आपको अंदाज लगाना पड़ेगा आपको. तो ये जो है कि घटना उन्होंने जो बताया, निगोशिएशन चलता था, बात चलता था. उससे पहले मोदी जी इजराइल गए थे, 10 से बात किया. 43 से 44 घंटे के अंदर में सारा बात बदल गया. 44 आवर्स क्या है, क्या बात हुआ था, what has been talk, what talk has taken place. Global media is telling India is the biggest, largest democracy in the world. लार्जेस्ट, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हो गया. चाइना में पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, उसका लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है. तो इंडिया से अगर नित्यानंद जी जो पूरा उसका ऊपर काफी केसेस है, वो जेल जा सकता है, कभी भी निकाला जा सकता है. तो उसको एक स्टैंप लगाना है इंडिया से. इजराइल बहुत बढ़िया है, एक स्टैंप लगाना है इंडिया से. इंडिया स्टैंप मिल गया तो बड़ा डेमोक्रेसी से इजराइल को स्टैंप मिल गया, बिल्कुल विदाउट, मैंने कोई समय को बर्बाद किए बगैर अटैक कर लिया. अमेरिका में एक ओपिनियन चल रहा है, वी आर नॉट फाइटिंग द वॉर फॉर इजराइल. ट्रम्प इजराइल को बचाने के लिए इजराइल को फेवर में अमेरिका वार कर रहा है. जिस तरह से बातें चल रही है, डिस्कॉन्टेंट भी चल रहा है. लगभग बहुत सारे अमेरिका में जितना होता है इंडिया में नहीं होता है. अमेरिका में तो बहुत कंट्रोल है सब चीज, लेकिन इंडिया में ये सब
मुश्किल है। इसका कारण तो इकोनॉमिक जो टैरिफ पहले जो चला, तो 2-3 महीना से चल रहा टैरिफ की बात चली, इतना टैरिफ, ये करोगे तो इतना माफी मिलेगा, ये करोगे तो इतना कम मिलेगा। ये जैसे दुकान में जो होता है, 2 लोगों तो 3 फ्री मिलेगा, 3 लोगों तो 1 फ्री मिलेगा। तो जो ट्रम्प का जो बिजनेस टैक्टिस विद वार टैक्टिस जो हुआ, तो इस तरह से मैंने इंडिया वाज मैनिपुलेटेड। जो आप टैरिफ कम करोगे, आप ये होगा तो आपको ये टैरिफ होगा, तो हम जैसे जाते हैं ना, सेल्स में जाते हैं ना, तो 3 परचेज करो 2 फ्री, तो ऐसा जैसे हो गया है। और अभी सबसे सरप्राइजिंग है कि इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट आज तक कभी नहीं हुआ है, मुझे जितना याद है, इंडिया गवर्नमेंट अमेरिका इजराइल के अटैक को ईरान के ऊपर कंडेम नहीं किया। वो कंडेम किया है ईरान का अटैक ऑन यूनाइटेड अरब और किसके ऊपर, किंग, वो दोनों को जो अटैक किया था उसी का ही कंडेम करके उसने बात भी की है। अबू धाबी नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, आएगा। तो ये लेकिन ईरान का अटैक का कंडेमेशन नहीं हुआ है, ये बड़ा सरप्राइजिंग है, वेरी सरप्राइजिंग, आज तक भी नहीं हुआ था। जबकि यूनाइटेड नेशंस में जो बैठे हुए हैं, और शायद सिक्योरिटी काउंसिल का जो मीटिंग हुआ था जिसमें ट्रम्प का कोई नीस या कोई वो चेयरिंग कर रही है, सी चेयरिंग, उन्होंने उसी मीटिंग में ट्रम्प को कंडेम किया है, अमेरिका का पोजीशन को कंडेम किया है। तो वो भी हुआ है। लेकिन ये विचित्र नेटो फॉर्मेशंस, बहुत सारे बातें आप लोग कीजिएगा, नेटो फॉर्मेशंस अभी कोई इसका वैलिडिटी नहीं है। तो नेटो का संबंध रहता है कि वो वार है, इस सबके लिए बहुत आशीर्वाद रूप होता है। इवन मैं कहता हूँ, वार तो ईरान के ऊपर हुआ है, ये वार भी ईरान के लिए भी आशीर्वाद रूप है। Anyway, war itself is a blessing for all the arms manufacturing capitalist countries, जिसमें इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स काम करता है। आर्म सड़ रहे थे, वॉरहेड सड़ रहे थे, अभी बाहर निकलेंगे, कुछ खत्म हो जाएंगे, तो नए बनेंगे। फिर देश को देश प्रेम, जाति प्रेम, धर्म प्रेम, इसमें लोग को ये बर्बाद किया जाएगा, इसमें लोग जुड़े रहेंगे, और बाद में कुछ दिन के बाद जो होता है निगोशिएशन होगा, और बाद में जो हो जाएगा। तो ईरान में भी क्राइसिस चल रहा था, ईरान में खोमेनी रहेंगे नहीं रहेंगे, खोमेनी कैसे गए, इनसाइड स्टोरी है, हु इन्फॉर्म, कहाँ खोमेनी है, पूरा का पूरा वही के वही प्रिसीजन में गिरा। बोला जाता है कि ये लोग जो थे इनसाइडर्स, ये इजराइल के एजेंट्स हैं। ये बाद में पता चलेगा नहीं पड़ेगा, या किसी के नाम पे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो ईरान में भी काफी डेमोक्रेटिक का काफी जो पार्ट है इस इस्लामिक स्टेट, लेकिन उसका वहाँ डेमोक्रेटिक का बहुत सारा एटमोस्फेयर नहीं है। बीच में चलता है कि जो साहब ईरान था उसी को वापस लाने के लिए कोशिश हो रही है। क्या ये ईरान का डिजाइन चेंज होगा? अभी तो खोमेनी का लड़का को खोमेनी बनाने की बात चल रही है। इजराइल बोल रहा है कि ये इसको भी उड़ा देंगे, हम उसको भी उड़ा देंगे। नहीं, उड़ा देने वाली बात जो है, क्या इंडिया में नहीं लग सकता है कभी? तो मुझे डर लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को उड़ाने की बात नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है ये सब बात तो धमका धमकी जो होता है, इसका इंटरनेशनल रिएक्शन होना चाहिए। पर ऐसी बात है कि इंटरनेशनल सिटीजन बॉडी कहाँ गया, सिटीजन वॉइस नहीं है, यूनो हैज लॉस्ट इट्स वॉइस। अमेरिका का ट्रम्प, उनका इतना सारा इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं अमेरिका का बहुत तारीफ करते हैं सब चीजों में, अमेरिका अमेरिका अमेरिका। इंडिया का तो बात कहिए मत, गुजरात का तो छोड़ ही दीजिए। वी लव डॉलर, वी मे नॉट बी लविंग ट्रम्प, बट वी लव अमेरिका। और ट्रम्प का इतने पावर है, इंडिविजुअल पावर है, कोई भी राजा महाराजा डिक्टेटर से भी ज्यादा पावर है, अबव एनी इंस्टीट्यूशंस। ये इतना अबव, अमेरिका में एक अबव इतना सारा पावर उसके पास है, सब चीज को माने वो बाईपास कर सकता है।
अमेरिकन सिटीजन जो तो गर्व से अपने को अमेरिकन सिटीजन मानते हैं, इसकी सिटीजन को हम बोलते रहते हैं, उस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हम करते हैं, हाउ दैट अमेरिकन पीपुल आर टॉलरेटिंग स्ट्रीट में आना से कुछ वो खाली स्ट्रीट में आ जाना खाली ये नहीं सफिशिएंट नहीं है, बट हाउ इन अमेरिका ट्रम्प इज एबल टू डिक्टेट द टर्म्स ऑफ द पीपुल्स, कैसे कर सकता है? कुछ ही चीज को मानता भी नहीं, किसी चीज को मानता नहीं, तारीफ के बारे में हो, वार के बारे में भी हो, इसराइल के बारे में भी, सब कुछ किसी को मानता ही नहीं है। मी टू मूवमेंट जो हुआ लड़कियों के बारे में, औरत के बारे में, इपिस्टाइन फाइल के बारे में, किसी चीज को सब कोई भी नहीं हुआ है, बिल्कुल एम्पर हैज नो क्लॉथ कहते हैं, जो एम्पर हैज नो क्लॉथ, राजा कोई कपड़ा पहना ही नहीं है, वो बिल्कुल नेकेड है, नागा है, बट दे आर टॉलरेटिंग बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। उसी सिस्टम को लाने के लिए कोशिश हो रही है। उसी समय पर हमारा भारत में भी पर्टिकुलरली वेरी सिलेक्टिव रिएक्शंस, वेरी सिलेक्टिव बात, जिस तरह से आना चाहिए, मुझे जितना याद है कि ओनली एक्सेप्ट हिंदू, नॉट अ सिंगल एडिटोरियल केम आउट जो कि इस चीज को कंडेम कर, इंपीरियल वार करके इसको उसने चिन्हित किया था। बाकी भी आता होगा, लेकिन टाइम्स में देखा नहीं था, मेरे पास था नहीं, पर इंडियन एक्सप्रेस में इतना नहीं बोला। हिंदू हिंदू स्पोक वेरी बोल्डली, अभी भी बराबर बात ठीक से नहीं हो रहा है। मुझे लगता है आप लोग चर्चा कीजिए, मेरा गला की हालत जो है, मैं पूरा बात कर नहीं पाऊंगा। बात तो बहुत कुछ करना है, ये बात तो चलती रहेगी। वर्ल्ड ओपिनियन बिल्टअप होना चाहिए अगेंस्ट वार, और दूसरी बात है वर्ल्ड ओपिनियन शुड बी क्रिएटेड अगेंस्ट अमेरिकन दादागिरी। वर्ल्ड ओपिनियन शुड बी रेज्ड फॉर द डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टीज, इसके बारे में बात आनी चाहिए। ये वर्ल्ड ओपिनियन हमसे होगी। रोमारोला जब थे ड्यूरिंग दी आफ्टर सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उन्होंने एक वर्ल्ड ओपिनियन खड़ा किया था, एंटी पुलिस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें आइंस्टाइन, बर्ट्रैंड रसल्स, आई थिंक बर्नार्ड शॉ वाज आई थिंक अलाइव, और रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू, ये लोग सब मिलकर एक बॉडी बनाए थे, और उसी में एक डिक्लेरेशन था। उन्होंने नॉवेल्स लिखे, नाटक लिखे, उसका कैंपेनिंग किया, वार के खिलाफ किया, हाँ बिल्कुल वो किया। आज ऐसा मेरे नजर में बहुत कम आए। अभी सबसे बड़ा अजीब बात है, डेविड एटनबर्ग जो कि नेचुरलिस्ट है, खास करके वो नेचुरल हिस्ट्री चार्ल्स डार्विन का बारे में ज्यादा ये उनका काम ज्यादा है, डॉक्यूमेंट्री है उनका, 16-17 का इवोल्यूशन स्पीशीज का डॉक्यूमेंट्री है, जो उन्होंने कैरियर शुरू किया था। बाद में उन्होंने जो 200 ईयर्स ऑफ 150 ईयर्स ऑफ डार्विन जब गया, उन्होंने काफी काम किया, गैलीपॉज के ऊपर में काफी काम किया। उन्होंने बहुत ही बोल्डली इस वॉर के खिलाफ बोला, और भी काफी लोग का आया होगा, लेकिन मेरे नजर में नहीं आया। तो ये वर्ल्ड वॉइस आनी चाहिए, हमारे हमसे भी आनी चाहिए, स्टूडेंट की भी आनी चाहिए। देश प्रेम, नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन पैट्रियटिज्म ऐसा ना हो दूसरों के अधिकार में ये बिल्कुल खत्म कर दे इसको। नेशनलिज्म ऐसा ना हो कि दूसरे नेशनलिज्म को खत्म कर डाले। ऐसी सिचुएशंस में हम बैठे हुए हैं, और ये अगर वर्ल्ड वार चलेगा, अगर पुतिन कह रहे हैं वर्ल्ड वार चलेगा, तो पुतिन और चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, दे आर यूनाइटेड अगेंस्ट ईरान। ईरान के सामने आज ये तीन फोर्सेस बोल रहे, ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये चाइना का ताकत कितना है मालूम नहीं, हाउ मच। रशिया का पता है, वॉरहेड्स उसका है, लेकिन चाइना का एग्जैक्टली क्या है पता नहीं है। नॉर्थ कोरिया का थोड़ा बहुत है, लेकिन ईरान को उन्होंने सपोर्ट किया है। और पहले से तो आपको पता होगा कि जो अरबियन कंट्री जो है ये डिवाइडेड है। डिवाइडेड के कारण जो है कि बहुत इराक ईरान का शिया सुन्नी का डिविजन्स, ये फैक्टर है। कि दूसरी बात है कि जो ऑयल को लेकर जो कंपनी वेरी बिगिनिंग ब्रिटिश कंपनीज, कल्टेक्स, बर्मा सेल्स, उसको लेकर आपको पता होगा लॉरेंस अरेबिया करके बड़ा हीरो, ऑयल को लेकर धंधा चल रहा है उनका।
तो वो इसको लेकर पूरा तोड़ दिया है। अब पैलेस्टाइन को जिस तरह से बैठाया निकाल करके इजराइल स्टेट बनाया गया, तब से 1947 से ये डिस्प्यूटेड लैंड बन चुका है। अभी वो इतना सारे लड़कियों को मारना, ये अमेरिका के इजराइल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका तो हिरोशिमा नागासाकी में मारा था 6 अगस्त एंड 9 अगस्त 1944 है 42 क्या हिरोशिमा नागासाकी 45 वियतनाम वार में अमेरिका पूरा का पूरा बम्बार्डमेंट किया था, हमारा। ये तो उनका अभी भी पैलेस्टाइन्स गाजा पट्टी में इजराइल पूरा बच्चों को ही मारता था, बच्चों बुढ़ा बुढ़ी सब, इसमें कोई उसका ये नहीं था। तो उनके लिए बच्चा मारना, औरतों को मारना और रास्ते में भूखा एक कोई कैंप खोल देना फिर खिलाना, ये उनके लिए बहुत भयानक का खेल है। तो इनके कोई मानवता नहीं है, ये बात है। तभी इतना बच्चों को लेकर कितना कितना 150 कितना लोग मरे बच्चे, ऐसा ही कुछ नंबर, बहुत बड़ा नंबर है मरे हैं। ग्लोबल सारे इवन आई थिंक इन स्कूल्स कॉलेजेस, मुझे लगता है ट्रिब्यूट तो चिल्ड्रन को देना ही चाहिए। जब भी वार होता है हम पे करते थे पहले, ये बंद हो गया है। होली कैसे खेले, तो कल एक पोएम आया था होली कैसे खेलेंगे, है होली के बारे में। तो मैं टॉलरेट नहीं कर पाया, मैं फेसबुक में आई रिएक्टेड, कैसे खेलूं होली में जो बच्चे इतने मरे हैं। उसके बाद ही मेरे कोई आई एक शर्मिष्ठा करके एक लड़की है, लड़की में एक माँ है, शी रोट ए पोएम इन इंग्लिश, सेम लेवल, हाउ कैन आई प्ले सच होली, जब बच्चे मर रहे हैं। लेकिन हमारा में वो कोई नहीं है। हम भूकंप जब हुआ था तब तो हमने गरबा नहीं बनाया था इधर, डिड नॉट, एक फीलिंग था। वियतनाम के टाइम पे बहुत लोगों ने भी खाना वाना भी छोड़ देते थे, लेकिन हम जब दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में लोग मर रहे हैं और हम होली मना रहे हैं, रंग 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 भर से चले ना, इस तरह का हो रहा है। तो ब्रदरनेस, मैं यूनिवर्सल फादरहुड, ब्रदरहुड, पीस, इसके बाद चले जाओ, एक जुनून पैदा हुआ है। और यहाँ भी जुनून खड़ा हुआ है, ईरान को खत्म करो, ईरान खत्म कर दो, ईरान भी खत्म करो, पैलेस्टाइन खत्म करो, इराक को खत्म कर दो, लीबिया को खत्म, जितना इस्लामिक कंट्री है सबको खत्म कर डालो। और बाद में जितना ऑयल कंपनी है वहाँ के जॉन मैकनरो और किसी सूंग किसी पुतिन को बैठा दो, बस हो गया मामला, और क्या। तो ये जो बात है कि हमको हमको नहीं चाहिए दुनिया में, और हम जिसको चाहते हैं वही रहेंगे, जो नहीं चाहेंगे रहेंगे नहीं। इस तरह से एक मानसिकता बनाई जा रही है, जुनून बनाई जा रही है, ये खतरनाक बात है। और इसी खतरनाक के बाद में सिटीजन वॉइस के हिसाब से, सिटीजन वॉइस अगेंस्ट वार के लिए हमको खड़ा होना है। बस मेरे गला के कारण मैं इतना ही बोल पाया, सॉरी, आई वाज नॉट ऑडिबल। No. I am from marketing. And I know that many years back, one company promoted product and they titled it Wave After Wave. मतलब एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आपको की, आपने शो किया, बाद दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी. No, this exact same thing is adopted by both Trump and Modi. And I think Trump is the guru and Modi is a follower, but they know that let us throw atrocities on people, and before one atrocity dies out, throw another one. Before that dies out, throw another one. It all started in USA, particularly, when Adani's case was there, and he was almost convicted, almost, I say. Yes. And in order to save him, no, only Modi could help. So that was one point that Trump hold in against Modi, or particularly to press him. Before everything became news in India and discussion was going on, then Epstein file came in. Before the Adani Epstein file and Ambani, both the things came into India and it was discussed, and that Adani was forgotten. Before this Epstein file could throw light on the
eminent people of the world came this war actually. And for war, no, there is one story. हम गुजराती में भी पढ़े हुए हैं कि एक नदी में एक वरु पानी पी रहा था और एक बकरी दूसरी जगह से नदी में पानी पी रही थी. अभी वरु को तो था कि आई वांट टू किल एंड ईट दिस लैम. हाँ, सो सेड कहते तो हमारा पानी झूठा कर रहा है. तो उसने कहा कि भाई वरु जी, पानी का बहाव वहां से यहाँ है, आप वहां पानी पीते हो, फिर पानी मेरे पास आता है, तो आपका झूठा पानी मैं पी रही हूँ, नहीं तुम क्या समझो, ऐसा करके ही अटैक. सो दे वांट अ फ्लिम्सी ग्राउंड, some totally illogical ground to create mass and to attack. Number two, then again, after this Iran war, because the purpose is not very clear. अब क्या है कि अभी आपने जैसा कि इंडियन ओशन के अंदर they blew up the Iranian ship, yes. And Modi told earlier that, believe me, I will take care of the safety of all the vessels and everything in Indian Ocean, and it is my responsibility. Now he doesn't speak a word. Ultimately, we know that because people, common people, either they don't understand, or if they are aware, to be aware and to ingest inside is a different thing. We all know things are going on. There is a lot of corruption, lot of bribery, lot of things. So, but we don't do anything. We cannot do anything. Recently, I got some news from the African history, where what happened, Africa is a big continent, and France, Spain, Britain, all these big countries, their heads, they met, and they decided that how to rule Africa. That was something by the end of 19th century. And they just put a foot ruler. Okay, yes, this is Spain, this is America, this is Britain, this is France, this is Germany, and now the Africans in those days, they were totally illiterate, totally means they were living like animals, and means they did not have that, yes, and they really did it. They went there, dissected or multiple sected that into so many countries, and they looted this. So people, they wanted money, they wanted power, they wanted to grab all the yes. So same way, I think, sir, you must have seen that Seven Sisters. That is a story of 7 oil companies. That was in 1950s, maybe or earlier. That 7 Aramco and this Texaco and all these Caltex and all these companies, they got together and they planned how to control Arabian countries, because they had a lot of petrol and they actually इन लोगों ने फिर ऐसा एक प्लान किया. They planned to get all the control of the petroleum from all this and to have total financial control on those countries. और एक के बाद एक आके उनको उल्लू बना गए, all these Arabian countries, and they got control of the petroleum. So the resources, control of the important financial resources gave them more power. And this power was then all this, even our Modi, पहले the Britishers, they used to control only the kings, king of Hyderabad, king of Jaipur, and king of Bikaner and all those. They said that you rule, we give you support, we give you arms and ammunition, we give whatever you want, but you rule so that with few people, they could control whole of India. The point is that these kings control their population under them. And the population never had the guts or the spirit, because they made them so weak that they could not rise with weapons against or revolt against those kings, and Britishers could rule. So basically what happens is that put the population
under pressure, financial pressure, economic pressure, all this sort of corona and all this thing, just put them under pressure, let them just struggle for their daily lives. When they're struggling for their living, for daily lives, they lose all the energy to challenge the authority. So most of the people, particularly those are simply so commonly educated, the graduates. Below that, they don't know. But the graduates also they know. But that is all. Knowledge is not important till it has been implemented for a better cause or this cause. Even as you said, sir, that in the syllabus recently there was a lot of hue and cry, NCRT, where they put that all the courts are corrupt, and there was a lot of not only that, but even the scientific facts were twisted. Darwin's theory was twisted. Even that table, chemical table also, yeah, Mendel, yes, that was twisted. So the government has decided that let us keep the population ignorant, poor, or just survival on the survival mode, so that we are safe. And that is why, and this bigger boss there, Mr. Trump, he controls Modi, and he has him to do, and he has to do because of this. He wants to save Adani. He wants to come out of Epstein case. He wants to get help for his own development from America, that is from him. So all these things, putting pressure on him, he's just a Khandiya Raja, no, what we call. He's just like that. He's a Khandiya Raja who follows the instruction. Now, the whole world history says that people, common people, they support you to an extent. एक आज ही मैंने पढ़ा था नेपोलियन का कि he defeated some army and the chieftain who fought very bravely, he was caught by Napoleon. And Napoleon said that you are now sentenced to death. आपको फांसी हो जाएगी. लेकिन उसके पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि तुमने ये किया, you fought bravely, we appreciate. हमारे कितने लोगों को तुमने मार दिया और फांसी भी होगी. लेकिन तुम ऐसा करो कि जो तुम्हारे पास धन है मेरे को दे दो. फिर भी वैसे तुम नहीं बोलो मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे आई एम कॉट, आई डोंट हैव एनीथिंग. तो ऐसा कर मैं तुमको भेजता हूँ, तुम्हारी पब्लिक के पास जाओ और बोलो कि मुझे पैसे चाहिए. पैसे अगर मैं नेपोलियन को दूंगा तो नेपोलियन मुझे छोड़ देगा. वहां जाके जब पूछा बोले हमारे पास तो पैसे हैं, नोबडी सपोर्टेड दैट चिफ्टन. तो वापस आया, उसने कहा कि भाई जिसके लिए तुम लड़े, जिस कंट्री का तुम हेड थे, जिसके लिए तुम लड़े और तुमने बहादुरी से लड़े, हमारे कितने को मार दिए. तो वही आदमी अभी वो वहां जो बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स है, रिच कम्युनिटी है, उनके पास पैसे मांगने गए आप. किसने दिए आपको पैसे? किसी ने नहीं. ऑन द कॉन्ट्री उसने कहा कि वो लोग कहने लगे कि भाई क्या जरूरत थी लड़ने की यार, मालूम था कि नेपोलियन इतना पावरफुल है तो क्यों लड़े तुम, खाली पहले तुम तो बहुत मतलब ऐसा प्रॉब्लम खड़े कर दे रहे हो. They started blaming him. The man who was a brave warrior, who was a great nationalist, he was ultimately was killed. से तो बताया कि दुनिया को बताओ कि आप तो तलवार लेके खड़े हो जाते हो, आपने हार गए ना तो लोग तुमको गालियां देंगे. They will not say कि हमारा brave था. This is a general mentality all over the world where few politicians who have power, accumulated power, through all this misdemeanors, I would say, जैसे रावण था कि दुर्योधन था कि मतलब अपने पावर इकट्ठा कर लिया, वही रूल करते हैं. और सामने होने का मतलब छोड़ दो अपने कृष्ण को, कि छोड़ दो राम को, बिकॉज दे आर डाउटफुल कैरेक्टर्स. चलो जो भी है, पर वो जो भी है, लेकिन रियल मतलब रियल हिस्ट्री में अगर हम जो हम हिस्ट्री रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें राणा प्रताप हो या कोई भी हो, नोबडी. राणा प्रताप को भी अपनी पॉपुलेशन ने कितना सपोर्ट थोड़ा किया, बाकी तो वो जंगल में जाके ही डाइड इन अमेरिका. तो थिंग इज के
from this young generation and the next generation to come, it has to be imbibed, it has to be put in the DNA कि भाई गलत के सामने लड़ो बोलो. और लास्ट स्टोरी उसके बारे, एंड इट इज अ फैक्ट, आपको मालूम होगा कि बिफोर 30 years or so अप्रोक्स, जूइश दो जूइश थे, उनको कश्मीर में मतलब अभी ये मतलब आई डोंट मीन कास्ट एंड क्रीड, लेकिन इट वाज लाइक दैट कि दो आतंकवादी थे, उन्होंने उनको पकड़ा और शिकारे में उन्होंने का टाइट बांध दिया. एंड दिस इज अ रियल स्टोरी दैट आई हर्ड. बांध दिया तो फिर वर्ल्ड में वही होता है ना कि यूनो आ जाता है कि उसको छोड़ दो, अपनी गवर्नमेंट बोलती है तो उसको छोड़ दो, ये दया की बात है, मतलब यू कैन नॉट डू लाइक दिस. ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्कशन चलने लगा और सब बोलते ही थे, बातें ही थे. नोबडी केम फॉरवर्ड एंड से नहीं यार ये दो चार आतंकवादी उसको मार दो. नोबडी. अल्टीमेटली इन दोनों ने अपना चेन को एक ने छोड़ा गया, दोनों ने. अच्छा, उनके पास कुछ नहीं था और जो आतंकवादी थे उनके पास बंदूक थी. वो छोड़ा के उसने अटैक किया बंदूक वाले के ऊपर, तो बंदूक वाले ने शूट कर दिया. दूसरे ने अटैक किया, जब उस बिटवीन दैट द अदर वन ही नॉक्ड हिम एंड किल्ड बोथ ऑफ दिस आतंकवादीज. मतलब ये जुस्सा जो मतलब थिंग दैट बॉइल्स हिज ब्लड, वो इतना पावरफुल था कि दे कुड डू इट. बट कॉमन पब्लिक बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग, इनको तो फीस देनी है, पढ़ना है, जैसे एक करियर बनानी है, इतने सारे मतलब दे आर राइट कि वो तो करना ही है. खुद को जब बुलंद नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे. तो दैट इज व्हाई दे आर coping up with their daily activities, with their dreams, with their achievements and all sort of things. पेरेंट्स भी है आज ऐसी करे, अपना टैक्सेस देखो तो वो इस हालत में है टैक्सेस में कि टैक्सेस में पेरेंट्स भी क्या करे, उस खिलाने पिलाने और पढ़ाने से और कुछ नहीं कर सकते. सो दिस इज व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग. दिस थिंग्स आर हैपनिंग. मैं कंप्लीट कर देता हूँ. And so this is the real picture today, and we have to find out or suggest or create a solution out of this. Okay, welcome. Thank you. आचार्य रजनीश को सुन रहा हूँ. एनसाइक्लोपीडिया ज्ञान और आचार्य रजनीश सुन रहा हूँ. अगर कुछ नहीं मारे कुछ चढ़ावा देना हो तो किल्लन साहब आप कुछ बोलना नहीं चाहते? नहीं मैं मेरा लास्ट पेज है. पहले मैं एक्टर हुआ करता था, उसके बाद डायरेक्टर बना, अब स्पेक्टेटर बना. मासूम मुझे वो सर ने जो इशू मेंशन किया ना कोर्ट वाला, उस पे आई थिंक आई फोकस. वॉर पे तो एवरीवन स्पीकिंग ऑन दैट इशू ऑफ एनसीईआरटी एंड द जुडिशियल करप्शन थिंग. उस पे वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है. तो एनसीईआरटी में एक चैप्टर छपा कि जुडिशियल करप्शन है. ये तो सबको पता है कि है, पर जस्टिस सूर्यकांत हैड एन इशू, सुप्रीम कोर्ट हैड एन इशू. तो कुछ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है, ये कॉपीज हैं और ऐसा कुछ छपा है, तो आप इसका सुओमोटो कॉग्निजेंस लीजिए और इसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई डोंट नो व्हाई एन एक्शन इज रिक्वायर्ड अगेंस्ट दिस. दैट्स फर्स्ट, because there's freedom of speech and expression that's also available to NCERT. Sorry, Supreme Court acts like the trade union as Nishan Dave said. कि भाई जब इनके ऊपर आता है तो लॉ चेंज हो जाता है. That's fair. Freedom of speech is to the extent that you not criticize Supreme Court judges. बाकी कहीं करते हैं. That's fair. I mean, partly true. पर तो ये था. अब वो उसमें ऐसा कुछ लिखा भी नहीं था. उसमें अगर आप वो चैप्टर देखें खोल के, द चैप्टर इज दिस कि जुडिशियल करप्शन. चैप्टर ये भी नहीं है कि जुडिशियल करप्शन है और कितना है. चैप्टर ये कि अगर जुडिशियल करप्शन होता है तो उसका प्रोसीजर क्या है. जो जस्टिस यशवंत वर्मा में कमेटी बैठी थी, तो उसके लिए क्या लॉ है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है. ऑल ऑफ दैट इज इन द चैप्टर. नाउ दैट्स प्रोसीजरल थिंग्स. आई डोंट नो व्हाई द कोर्ट हैज एन इश्यू विद दैट बीइंग इन एनसीईआरटी. अगर आपके देश के बच्चों को पता चल जाएगा कि किसी जज के अगेंस्ट करप्शन का चार्ज है, तो क्या प्रोसीजर होगा उसे रिमूव करने का, और उसके पहले कौन से एक्ट के अंदर कौन सी कमेटी बिठानी पड़ेगी. आई डोंट नो व्हाई दैट इज प्रॉब्लमैटिक टू द कोर्ट. दैट्स वन. नंबर टू, देयर इज अ मोर सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 19 है,
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उस पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, 8 ग्राउंड्स रेस्ट्रिक्शन के, पब्लिक ऑर्डर, डेफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड ऑल ऑफ दैट, पर वो रेस्ट्रिक्शंस लगाने का पावर जो है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास होता है. हिस्टोरिकली कोर्ट्स का, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का, ये कभी ना काम रहा है, ना पावर रही है, ना ड्यूटी रही है टू सेंसर एनीथिंग. Their job is, when the government censors, to do a judicial review and determine whether this censor is constitutional or not. अगर गवर्नमेंट ने कल बोला होता कि ये जो बुक है इसमें ये जो है ये आप निकाल दीजिए, और वो चैलेंज हुआ होता, तो कोर्ट बोल पाती कि हाँ ये गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन या ऑर्डर है टू रिमूव दिस इज वैलिड और नॉट. द कोर्ट इटसेल्फ has never historically had the power to impose such a sanction. So this is on that ground also problematic. The court has seriously exceeded its authority because they don't have shoulders broad enough to let NCRT publish that there could be judicial corruption, it could be addressed. So that's my take on this. See, there is one line, if you remember, truth is no defense in defamation. Which is legally incorrect because truth is the only... Supreme Court judgment, announcement. कि अगर किसी को ठीक किया है तो दैट इज नो डिफरेंस, अगर जज को ब्लेम किया है दैट इज ट्रू, दैट इज नो डिफरेंस. ये 142 इन्वोक करते हैं. हाँ, मैं एक्चुअली ईरान वॉर पे कुछ बात रखना चाहता हूँ. खास करके जो दादा ने ऑलरेडी बताया कि मीडिया का जो रिपोर्टिंग है, खास करके इंडिया में जो मीडिया का रिपोर्टिंग है, हमारा शेयर बाजार कितना ये हुआ, या तो हमको क्या क्या नुकसान होगा, कौन से मतलब उद्योग को कितना नुकसान होगा, इसको लेकर सब ये हो रहा है. लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं आ रहा है. जैसे अभी जो लेटेस्ट न्यूज है कि ईरान में 1230 लोग मारे गए. ये कॉमन पीपल है जिनका ना खोमेनी से लेना देना है, ना ट्रम्प से लेना देना है. वो कॉमन पीपल है, वो ऐसे 1230 लोग मारे गए. दूसरा, जो ये मीडिया जो नहीं दिखा रहा, वो बात जो है कि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, सबसे पहले उसी दिन अमेरिका में हजारों की संख्या में लोग स्ट्रीट पर आए और उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया. और पूरी दुनिया भर में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन सब मीडिया इंक्लूडिंग इंटरनेशनल मीडिया इसको अंडरमाइन कर रहा है. वो खास करके ये प्रोटेस्ट को दिखाना नहीं चाहते. और ऐसा कहा जाता है कि जो एप्स्टीन फाइल को लेकर और बाद में जो टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, तो उसको भुलाने के लिए, उससे डाइवर्ट करने के लिए ट्रम्प ने ये किया है. और नेतन्याहू तो उसी फिराक में है कि जब तक वॉर लाइक सिचुएशन रहे मेरी सत्ता रहेगी, जैसे ही वॉर लाइक सिचुएशन बंद होगी मेरी सत्ता जाएगी. तो ये दोनों के लिए ये है. और दूसरा ये भी है कि यूएस का काफी टाइम से, मतलब जो पुराने सारे वेपन्स है वो अभी तक मान लो कि यूज नहीं हुए थे. अभी नए वेपन को प्रोड्यूस करने का टाइम हो गया है, तो वो वेपन्स को कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे. तो ये एक जो कैलकुलेशन यूएस का और इजराइल का ये वॉर के पीछे दिख रहा है. यहाँ तक कि कांग्रेसमैन भी यूएस में ये ओपोज कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के वहां से रेटिफाई किए बगैर आप कैसे ये वॉर में आप जा सकते हैं. मतलब वो प्रेसिडेंट के पावर में नहीं है. तो ये भी काफी सारा प्रोटेस्ट अमेरिका में और पूरी दुनिया में ये चल रहा है. जो मैं दूसरा जो बताना चाहता हूं कि इंडिया अब तक मतलब कुछ साल पहले तक मतलब नॉन अलाइनमेंट का चैंपियन गिना जाता था. और हमारा एक ट्रेडिशन था कि हम ना, मतलब कोई भी युद्ध होगा तो किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, उल्टा युद्ध को हम क्लियर टर्म्स में उसको कंडेम करेंगे कि युद्ध नहीं होना चाहिए. हालांकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था वो इकोनॉमिक ज्यादा था, वॉर से रिलेटेड कम था, लेकिन फिर भी वो नॉन अलाइनमेंट होने की वजह से मतलब एक
इंडिया को ये स्टैंड लेना पड़ता था कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, और वो स्टैंड की वजह से भी बहुत सारे एशिया के कंट्रीज, अफ्रीका के कंट्रीज, ये सब हमारे सामने देखते थे, इंडिया को अपना एक लीडरशिप में गिनते थे कि चलो अगर युद्ध का वातावरण बनता है तो युद्ध के खिलाफ में मोर्चे में इंडिया हमारे साथ है, ऐसा एक आशा उनको रहता था। लेकिन अभी जो जिस तरह से एक्चुअली अलाइनमेंट नहीं है, ये सबमिशन है। मैं बोलूंगा कि ये सबमिशन है। मतलब आप देखिए, अभी तो पास्ट हो गया, लेकिन फिर भी उसके सामने एक सवाल आता है। मैं जैसे जो पहलगाम में जो अटैक हुआ और उसको लेकर ये जो ऑपरेशन सिंदूर का जो वॉर चला, मैं उसके बाकी सारे कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो मैं फिर से सबको याद दिलाना चाहता हूं कि वो वॉर रुका कैसे। वो वॉर रुकने की खबर सबसे पहले किसने दी? इंडिया ने? पाकिस्तान ने? नहीं, ट्रंप ने। ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट करके बोला कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध रुक रहा है। दैट मीन्स व्हाट? वी आर फॉलोइंग द डिक्टेशन ऑफ यूएस। हालांकि मैं वो वॉर की भी तरफदारी में नहीं था, लेकिन यूएस के कहने पर हमने वॉर को रोक दिया। ये पहली बात ये है। अब अभी जो ये टैरिफ का बात आया, जब अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ को इंपोज किया, उस टाइम पे भी हमने कोई स्टैंड नहीं लिया। हमने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि आप अगर टैरिफ लगा सकते हैं तो हम भी ये कर सकते हैं। वी बीइंग द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, तो हम उनको हमारे टर्म्स में ये कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। हमने मतलब हमारे शासकों ने ये किया नहीं। और जब मतलब ये जो ट्रीटी का बात आया, वहां फोन से वो बता रहे हैं कि आप ऑयल लेना बंद कर दो, और मतलब हमारे जो ये सारे जो गुड्स है उसके इंपोर्ट पे आप 0% टैरिफ कर दो, हम आपका टैरिफ 25% से 18% कर देंगे, जो एक्चुअली ओरिजिनली 3% था। वो आपने टैरिफ बढ़ा के 25% किया, अभी आप दया दिखा रहे हैं कि 18% कर दिया, और हमारे शासक खुश होके चलो अमेरिका के साथ हमारा ट्रीटी हुआ, और गोयल मतलब बेशर्मी से मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ये कर रहे हैं। और अभी भी ये जो वॉर हुआ आज के दिन, आज आप सोचिए वॉर शुरू हुआ उसके कितने दिन हो गए, आज के दिन ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो ये ऑफिसर है, वो यहाँ की ईरान एम्बेसी में जाके वो ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि खोमेनी मर गया, उसका हमें दुख है। अभी तक कोई नेता ने मतलब खोमेनी के विचार के साथ में सहमत हूं ना सहमत हूं वो बात नहीं है। जो बात है कि अगर खोमेनी को अगर निकालना ही है तो ईरान के लोग निकालेंगे, अमेरिका के क्यों उसको ये करेगा? वाई ही विल एक्सपोर्ट द डेमोक्रेसी इन ईरान और इन एनी ऑफ द कंट्रीज। मतलब कल को अगर मान लो कि आके वो अगर मोदी को मार दे तो मैं सबसे पहला होऊंगा उसका विरोध करने के लिए, कि अगर मोदी को निकालना है तो वो हम निकालेंगे। वी आर द पीपल हु विल डू दैट, नॉट द अमेरिका। तो ये जो मतलब बोल्डली बोलना चाहिए, रशिया ने बोला, चाइना ने बोला, यहां तक कि नॉर्थ कोरिया ने बोला, तो मतलब ये जो क्या बोलते हैं, इंडिया जैसा देश जो इतना बड़ा ये देश है और अपनी आर्मी के लिए भी वो डिफेंस में तो सबसे ज्यादा पैसा देता है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी इंडिया टोइंग डाउन द लाइन ऑफ अमेरिका, अमेरिका का पुलिस जैसा है। उसकी दोस्ती भी अच्छी नहीं है और दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। इसलिए आप अगर अमेरिका की तरफ अलाइन कर रहे हैं, अगर आप अमेरिका का डिक्टेशन को मान रहे हैं, तो आप जरा भी ये मत सोचिए कि आने वाले दिनों में अमेरिका आप पे हावी नहीं होगा, आप पे अटैक नहीं करेगा। ये मानने का कोई कारण नहीं है। अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी मतलब अटैक कर सकता है,
ये अमेरिका का चरित्र है, अमेरिका के शासकों का चरित्र है। बाकी कॉमन लोग जो है वो सब ये युद्धखोरी के खिलाफ में है। वो लोग भी बोल रहे हैं कि ये साम्राज्यवादी युद्ध है और ये युद्ध के पीछे पैसा बिगाड़ने के बजाय आप हमारे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, ये सब के लिए आप पैसा दो। पर ये सारी बात कहीं पे आ नहीं रही है। मेरा मानना ये है कि आज जो दुनिया भर में जो सिटीजन्स अपने आप में स्पॉन्टेनियसली जो युद्ध का विरोध कर रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे बड़े पैमाने पे हो रहा है, कहीं पे कम पैमाने पे हो रहा है, लेकिन जहां पूरी दुनिया भर में जो हो रहा है, मुझे लगता है कि कोई ऐसा ताकत हो। एक टाइम पे कोशिश हुई थी जब रामसे क्लार्क जिंदा थे, उस टाइम पे एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने का कोशिश हुआ था, और वो अगर आज एक्टिव होता तो शायद ये वॉर का सिचुएशन में फर्क पड़ता, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी हमारे सामने जो वॉर को लेकर जो चैलेंज है वो ये है कि ये जो सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको क्या कोई ऐसा फैक्टर हो जो कोऑर्डिनेट करे, और उसको ज्यादा ताकत मिलेगी, और तो शायद हम युद्ध को रुकवा पाएंगे। बस इतना ही मुझे कहना है। आमा भारत की स्थिति इस तरह से है कि जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो अमेरिका की परमिशन लेने के बाद ही हुआ था। अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 को डिसेबल किया था। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का F-16 नहीं उड़ा था। इतना ही नहीं, उससे पहले बहुत टाइम पहले जो पाकिस्तान के 2 प्लेन भारत में आए थे, ये F-16 और अभी कैप्टन अभिमन्यु, जो अब अभी नाम भूल गया, जो पाकिस्तान में पकड़े गए थे अभी, तो उसके पास MiG-21 था। अब MiG-21 है, वो कभी F-16 को नहीं गिरा सकता, और F-16 है वो आसानी से MiG-21 को गिरा सकता है। लेकिन फिर भी F-16 जैसे ही MiG-21 आया, F-16 वापस चला गया यू टर्न लेके। क्यों? क्योंकि F-16 के एयर टू एयर मिसाइल डिसेबल करके रख। F-16 ने बॉम्ब फेंका, पर कौन सा? एयर टू ग्राउंड है वो एनेबल्ड था, वो फेंका। अमेरिका ने एयर टू एयर मिसाइल है वो F-16 के डिसेबल करके रखे थे। इसलिए जैसे ही भारत ने 2 प्लेन भेजे एयरफोर्स ने, मिराज 4000, मिराज 2000 और दूसरा MiG-21, तुरंत दोनों F-16 है वो यू टर्न लेके वापस चले गए। और मिराज ने भारत का बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, क्योंकि हमारा फ्रांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि हम ऑफेंस के लिए उस प्लेन को यूज नहीं करेंगे, उसको एंड यूज एग्रीमेंट बोल। जबकि MiG-21 क्योंकि हमारा खुद का मैन्युफैक्चर्ड है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो मिराज वॉज अ बेटर प्लेन टू चेज F-16। लेकिन उसके बावजूद भी MiG-21 गया, और MiG-21 को इतना फोर्स से चलाना पड़ा कि उसका इंजन जल गया। तो जो F-16 डिसेबल करके रखे थे अमेरिका ने, इसलिए हमारे ऑपरेशन सिंदूर हम कर पाए। हमने बोली એ વખતે રાફેલ નહોતું ભાઈ, રાફેલ પછી આવ્યું। જ્યારે કેપ્ટન અભિનંદન નું હતું એ વખતે 2 પ્લેન ગયા હતા, મિરાજ 2000 અને MiG-21। અને રાફેલ છે એ પણ ફ્રાન્સના કંટ્રોલમાં છે। આપણે એનો કોઈ પણ, हमको कोई भी यूज करना हो तो फ्रांस को पूछना पड़ता है। तो इसलिए भारत के पास हथियार न के बराबर है, और इसलिए भारत को अमेरिका से दबकर रहना पड़ता है। और रूस के पास हथियार है, लेकिन वो भी काफी कमजोर है। वो साबित कर दिया अमेरिका ने। कैसे? कि अमेरिका ने सिर्फ अपने B ग्रेड वेपन यूक्रेन को दिए हैं, और 4, 4.5, 5 साल हो गए अभी तक रशिया उसको खदेड़ नहीं पाता। एक डोनबास रिवर है, और अमेरिका ने देखा है कि जैसे ही रशिया के ट्रूप थोड़ा सा डोनबास रिवर क्रॉस करे, वो यूक्रेन को ज्यादा अच्छे हथियार दे देता है। और यूक्रेन जैसे डोनबास रिवर क्रॉस करे टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड, वो वेपन का सप्लाई रोक देता है, और फिर रशिया के ट्रूप आगे निकल जाते हैं। तो रशिया के पास जो वेपन सुपीरियरिटी है, सऊदी अरेबिया को क्यों सपोर्ट करना पड़ रहा है अमेरिका को? क्योंकि अमेरिका के पास बहुत ज्यादा अच्छे वेपन है। वो वेपन का आधा % भी यदि यमन को देता है, तो यमन है वो पूरा सऊदी फैमिली, सऊदी अरेबिया खत्म कर सकता है। यदि वो आईसिस को हथियार देता है अमेरिका 2% भी, तो आईसिस है वो पूरा सऊदी अरेबिया खत्म कर सकता है। और इसलिए
अभी हमें एक ही चीज सोचनी चाहिए कि जो हाल इराक का हुआ, जो लीबिया का हुआ, वो भारत का ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो जो वेनेजुएला का हाल हुआ, जो ईरान का हो रहा है, तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे भारत का इस तरह से दुर्दशा ना हो। क्योंकि बाकी अभी जैसे नरेंद्र मोदी बोलते कि एप्स्टीन फाइल या अदानी, ये सब बकवास है। पता नहीं कहां से बकवास ढूंढ के लाते। अरे भाई, हमारे पास हथियार नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी। और चलो नरेंद्र मोदी की बात करते हो, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल भारत में से फेसबुक को निकालने की बात क्यों नहीं कर रहे? आप कहते हैं मीडिया बायस्ड है, मीडिया बायस्ड है। सबसे ज्यादा बायस्ड आज की तारीख में मीडिया फेसबुक और यूट्यूब है। फेसबुक पे आप कोई भी पोस्ट डालो, फैक्चुअल पोस्ट हो कि अमेरिका को इतना नुकसान हुआ, वो ग्रे आउट हो जाता है। ग्रे आउट यानी डिलीट नहीं करेगा, लेकिन वो जो लोग मुझे फॉलो करते उनकी न्यूज फीड में भी नहीं आएगा। सो दैट इज द बिगेस्ट टूल फेसबुक हैज बीन यूजिंग ओपनली, ग्रेइंग आउट। और भारत के एक भी नेता भारत में से फेसबुक को निकालने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लाए। न राहुल गांधी लाए, न अरविंद केजरीवाल, न ममता बनर्जी। सबके सब फेसबुक के गुलाम है, सबके सब यूट्यूब के गुलाम है, और नरेंद्र मोदी भी। तो भारत के सारे नेता क्यों अमेरिका के गुलाम है? सीपीएम इंक्लूडेड। सीपीएम सीपीआई फेसबुक को भारत से निकालने के लिए कोई प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में नहीं रखना चाहते। ये तो जाने दीजिए, हरिप्रसाद ने, ये तो थोड़ी पुरानी बात बोल रहा हूं, 2010 में जब ईवीएम को मैनिपुलेट करके दिखाया था, एक्चुअल गवर्नमेंट ईवीएम उसने लिया, उसमें वोट चोरी करके दिखाई। सीपीएम का टीवी चैनल है केरल में, दे डिड नॉट शो दैट। सीपीएम सीपाई એટલે આ રીતે तो क्योंकि और एक ही चैनल ने दिखाया, सुब्रतो रॉय ने। तो 6 महीने के बाद सुब्रतो रॉय को राहुल गांधी ने जेल में बंद करवा दिया। 2010 की बात है कि अप्रैल 2010 में सुब्रतो रॉय ने हरिप्रसाद का ईवीएम मैनिपुलेशन का वीडियो दिखाया सहारा समय के लाइव न्यूज चैनल में, और नवंबर 2010 में राहुल गांधी ने सुब्रतो रॉय को जेल में बंद कर दिया। एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड इट, इंक्लूडिंग सीपीआई सीपीएम, लालू यादव, मुलायम यादव, एवरीवन सपोर्टेड। हाँ, कि सुब्रमण्यम और वो चैनल है, किसी ने आज तक सीपीएम ने, सीपीआई ने अपने यूट्यूब हैंडल पे, फेसबुक पे वो हरिप्रसाद का 4 मिनट का वीडियो नहीं डाला जिसमें उसने वोट चोरी करके दिखाया था एक्चुअल गवर्नमेंट ईवीएम पे। तो भारत के नेता दबे हुए हैं सारे के सारे, इंक्लूडिंग सीपीआई सीपीएम, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल एक्सेट्रा, क्योंकि अमेरिका के पास ज्यादा अच्छे हथियार है। अब हमें यदि भारत को ईरान होने से बचाना है या वेनेजुएला होने से बचाना है, तो एक ही रास्ता है कि हम अपना वेपन प्रोडक्शन इंप्रूव करें। 100% मेड इन इंडिया। तो सबसे पहले वी हैव टू एक्सपेल फेसबुक, वी हैव टू एक्सपेल यूट्यूब। भारत के लोग फेसबुक बनाएंगे, भारत के लोग यूट्यूब चलाएंगे, वो भारत के कोर्ट के अंडर में, भारत की गवर्नमेंट के अंडर काम करेगा। वी हैव टू एक्सपेल व्हाट्सएप। एक बात जो कि क्रिस्टल है कि आप व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज जाता है उसकी एक कॉपी सीआईए के पास जाती है। मैं आपको मैसेज भेजूंगा, उसकी कॉपी भी सीआईए के पास जाएगी। आप किसी को मैसेज भेजोगे, उसकी कॉपी सीआईए के पास जाती है। यह बात पूरी दुनिया के एक एक नेता को पता है। भारत के एक भी नेता की हिम्मत नहीं है कि भारत में से व्हाट्सएप निकालने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल रखे। तो वी हैव टू एक्सपेल। जो हम बोलते हैं कि हमें अमेरिका को अपोज करना चाहिए, अरे भाई आप व्हाट्सएप को सपोर्ट कर रहे हो, आप फेसबुक को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब सपोर्ट इन द सेंस, जो भी आदमी यूट्यूब को अमेरिका से बाहर निकालने की बात नहीं कर रहा, वो अमेरिका का सबसे बड़ा सपोर्टर है। एक अमेरिका को 2-4 गालियां दे दी और वो बोलते कि नहीं यूट्यूब को भारत से नहीं निकालना, फेसबुक को भारत से निकालने के लिए कुछ नहीं करना। तो यू हैव टू मस्ट सी कि पहले आप आदमी से पूछो कि भाई फेसबुक को भारत के निकालने के लिए आप पॉलिटिशियन पे कोई प्रेशर ला रहे हो। आपने बोला राहुल गांधी को कि भाई प्राइवेट, नरेंद्र मोदी को बोला कि भाई फेसबुक को निकालने के लिए कानून लाओ, राहुल गांधी को बोला कि फेसबुक को निकालने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाओ। जो फेसबुक का विरोधी नहीं है, यूट्यूब का विरोधी नहीं है, वो क्या अमेरिका के मिसाइल का विरोध करेगा? सो वी हैव टू फोकस ऑन कि कैसे हम भारत के वेपन का मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव कर सकते हैं। और दूसरा कि इंडियन मिलिट्री इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड। ये ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि युद्ध बंद शुरू करो, शुरू किया, बंद करो, बंद करना पड़ा। तो इंडियन मिलिट्री विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत के लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? भारत के लोगों के पास बंदूक होगी तो बचा पाएंगे ना भाई। आज वेनेजुएला के सीआईए ने क्या किया है? वेनेजुएला के जितने क्रिमिनल गैंग थे
उनको वेपन दे दिया। अब वो क्रिमिनल गैंग लोगों को गलियों में सरेआम लूट रहे हैं, घर छीन लिया, दुकानें छीन ली, मतलब द क्रिमिनल गैंग्स आर नाउ डिफेक्टो पुलिस। जो क्रिमिनल गैंग को अमेरिका वेपन दे रहा है वेनेजुएला में, तो वी हैव टू नाउ सॉर्ट कि भारत के लोगों के पास बंदूकें होगी तो हम अपने आप को बचा पाएंगे। सो व्हाट आई एम सेइंग कि हमको एक ही चीज पे सोचना चाहिए। देखो, ईरान का जो हुआ दुख है, लेकिन ना हमारी ताकत नहीं है कि हम इजराइल का बोल पाए कि युद्ध रोको, अमेरिका को बोल पाए। वी डोंट हैव स्ट्रेंथ। चिल्लाने से कोई मतलब चिल्ला सकते हैं, चलो ना, उसमें क्या है कि जो बोलते हैं ना कि जबान में हड्डी नहीं होती, वर्ड्स आर चीप। पर जो काम हम कर सकते हैं, जैसे भारत में से फेसबुक निकालने का काम हम कर सकते हैं, भारत में से यूट्यूब निकालने का काम हम कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी शुड डू। चल रहा है ये शायद तो वो तो आने दो, नहीं वो तो मैं फेसबुक पे भी लिखता हूँ कि फेसबुक को निकाल देना एक्सक्यूज मी, हाँ ना, तो राहुल गांधी प्राइवेट मेंबर भी तो મૂકી શકે છે ને, એ તો સત્તા છે ને એની પાસે। ना 2-3 मुद्दा जे यहाँ शेयर करवानो मन, 2-3 बातें मुझे लगता है कि जो यहाँ पे शेयर होनी चाहिए। एक तो जब मैंने पहली बार सुना, जब ये न्यूज आए कि ईरान पर अटैक हुआ है और वो भी गर्ल्स स्कूल पर, जहाँ पे बहुत सारी बच्चियों की डेथ हो गई, तो पहले सुनकर ये अजीब लगा कि मतलब मिसाइल्स बॉम्बार्डिंग एक गर्ल्स स्कूल पर कैसे हो सकते हैं। फिर तुरंत ही मुझे गाजा की याद आ गई। तो गाजा का जो आज मतलब जो सिचुएशन है और जो इजराइल के सोल्जर्स के जो वीडियोस यूट्यूब पर या टिकटॉक पर जो अवेलेबल्स है कि कैसे उन्होंने पूरे गाजा को खत्म कर दिया, कैसे गाजा की पैलेस्टाइन की महिलाओं के साथ रेप करके, गैंग रेप करके, मास रेप करके, उनके अंडरगारमेंट्स के एग्जीबिशन लगाकर वो वीडियो बनाकर जब वो सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये बहुत छोटी बात थी कि वो गर्ल्स स्कूल पर अटैक करें। तो और दूसरी जो बात है, हालांकि हम लोगों को ये लग रहा है कि पूरा गाजा डिस्ट्रॉय हो गया, पैलेस्टाइन खत्म हो गया, इतना सारा वॉर चल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया की ताकत मिलकर भी ये वॉर को रोक नहीं सकी। ये अफसोस हम सबको हो रहा है। लेकिन फिर भी इस बात में एक सिल्वर लाइन है, जो अंकल ने जो बात बताई कि स्टूडेंट्स के सामने क्या है, तो आज कैरियर है, वो अपनी डेली लाइफ में है, रूटीन एक्टिविटीज में है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी सिल्वर लाइन ये है कि सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट गाजा के फेवर में अगेंस्ट इजराइल एंड अमेरिका पूरी दुनिया में जहां कहीं भी प्रोटेस्ट हुए, स्टूडेंट्स ने किए। अपना कैरियर खत्म कर दिया, अपने कॉलेज के क्लास बंक कर दिए, यहाँ तक कि इजराइल के स्टूडेंट्स, इजराइल के जो फाइटर प्लेन्स जो वेपन्स लेकर गाजा में जा रहे थे, वो फाइटर प्लेन के सामने इजराइल के स्टूडेंट्स आकर खड़े हो गए, मतलब मार डालो हमको लेकिन हम ये वेपन्स आपको नहीं ले जाने देंगे। तो ये जो हार्वर्ड के स्टूडेंट्स जिन्होंने जो करेज दिखाया, जो 10,000 बच्चों की डेथ जो गाजा में हुई, उनके नाम उन्होंने अपने कैंपस पर लिखे। और जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात बताई कि हम आपका फंड कर्टेलमेंट कर देंगे, तो हार्वर्ड के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पूरी दुनिया को एक ओपन लेटर भी लिखा कि हमें आपका फंड नहीं चाहिए। हम पूरे देश में हार्वर्ड के जो एल्यूमनी है, हम उनके पास से कंट्रीब्यूशन लेंगे, हमारी यूनिवर्सिटी चलाएंगे, लेकिन ये स्टूडेंट्स जो गाजा में जो जीनोसाइड हो रहा है उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको ना ही हम कॉलेज से निकालेंगे, ना ही उनको रस्टिकेट करेंगे, और ना ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल्स हम आपको देंगे। तो ये जो स्टूडेंट्स पावर, जैसे ये फ्लोटिला जो जाने की कोशिश हुई, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो फ्लोटिला मिशन में आपसे भी छोटी उम्र के स्टूडेंट्स उसमें जुड़े हुए थे। और कैसे जुड़े हुए थे, मतलब बॉम्बार्डिंग हो रहा है, शायद वो गाजा तक पहुंच जाते, पहुंच भी नहीं पाते, शायद रास्ते में ही बॉम्बार्डिंग से उनकी डेथ भी हो जाती। लेकिन मोर देन 500 स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर, पूरी दुनिया से वो लोग ग्रेटा के साथ वो गाजा पर पहुंचने के लिए उन्होंने कोशिश की। तो ये पूरी दुनिया में एक वॉइस चल रहा है कि नो वॉर, वॉर नहीं चाहिए। और अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट्स, यूथ्स, छोटे छोटे बच्चे, 14-15 साल के स्टूडेंट्स इसकी लीडरशिप ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हार्वर्ड के स्टूडेंट्स ने, फ्लोटिला मिशन में जाने वाले स्टूडेंट्स ने, रिसर्चर ने जो इनिशिएट किया,
मुझे लगता है कि एक इंटरनेशनल वॉइस ऑफ डिसेंट की एक पॉसिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। जो भाविक भाई ने रामसे क्लार्क का नाम लिया, मैं और 2 नाम लेना चाहती हूँ, माणिक मुखर्जी और शायद गलत नहीं हूं तो सारा फ्लाउंडर्स। जब नंदीग्राम मूवमेंट हुआ था और वो सब लोग, हाँ सी इज अलाइव, तो वो लोग यहाँ पे आए थे और ये जो पूरी एक कोशिश हुई थी इंटरनेशनल लेवल पर, मुझे लगता है कि उसमें जो कमी है, मुझे लगता है जो रुक गई है, हमें लगता होगा कि एक छोटे से कमरे में बैठकर हम लोग कैसे एक इंटरनेशनल लेवल पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात सोच भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सोच सकते हैं और इट इज द कॉल ऑफ द आवर। अभी ये समय की जरूरत है कि हमें ये यहाँ पर बैठे बैठे भी एक इंटरनेशनल वॉइस ऑफ डिसेंट वॉर के खिलाफ क्रिएट हो, वो कोशिश हम लोगों को डेफिनेटली करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उसका लीडरशिप, उसका इनिशिएटिव जैसे पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स ने लिया है, यहाँ पर भी अपने कैरियर, अपना कॉलेज, अपनी एक्टिविटीज, अपने रूटीन क्लासेस, वो सबको साइड में रखते हुए भी हमें वॉर के खिलाफ हम लोगों को बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, हेलो, मैं तो थोड़ा बोला, इल्मी बहन ने बहुत अच्छा बोला कि वॉर के विरुद्ध में अपन को बोलना चाहिए, लेकिन और राहुल भाई ने बोला कि हम इंडिया पर ध्यान, लेकिन अपनी विदेश स्थिति इतनी खराब है कि वॉर के सामने क्या वॉर की तरफ देख भी नहीं सकते। अभी मोदी इजराइल के, मुझे कोई इजराइल जाने की जरूरत ही नहीं थी। सेम थिंग 79 में हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में, वो चीन गए थे तो चीन ने उधर युद्ध छेड़ दिया और अटल बिहारी वाजपेयी चीन में ही थे। इतनी अपनी बेइज्जती हो रही है और फिर भी ये हुआ। दूसरा, विदेश स्थिति अपनी इतनी खराब हो गई है कि इजराइल गए, अभी होर्मुज खाड़ी में सब 300 कंटेनर पड़े ही हैं, प्लेन क्या वो शिप्स। कल होर्मुज खाड़ी में से ईरान ने चीन और रशिया के दोनों को बाहर निकलने दिया, इंडिया के किसी भी शिप को बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी। अपनी विदेश स्थिति, मुझे तो ये लग रहा है कि अपन को इंडिया को बचाने के लिए पहले अपनी विदेश स्थिति सुधारनी पड़ेगी। कोई आज अपने साथ खड़ा नहीं हुआ है। बीच में भी यूनो में हुआ था प्रस्ताव, कोई अपने साथ नहीं खड़ा हुआ, कश्मीर के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, और अपन बड़ी बड़ी डींगे हाँकते कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आज के दिन खोमेनी अगर पड़ोस में अपना दुश्मन है जो अपन को गोली मारने आया है, वो मर जा रहा है तो भी अपन उसको बोलते हैं भाई ये खराब हो गया। वो गोली मारने आया तो भी अपन उसको बोलते हैं भाई ये आदमी मर गया, वो खराब हुआ। आज खोमेनी मर गया, मोदी साहब एक अक्षर नहीं बोल पाए, उनको कुछ तो कंडेम करना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो आज के दिन सब मुस्लिम देश भी इंडिया के विरुद्ध चले गए और इजराइल वो तो है ही है, और कोई अपने साथ में नहीं है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज इंडिया के साथ में एक भी आदमी नहीं खड़ा हुआ है। धन्यवाद। Actually, एक दो मिनट, apart from all the politicians of the world, बाकी जो प्रजा है ना, आज वो जेपी को गार्डन में नहीं पूछा, जितने अमेरिका में इंडियंस है हम फोन पे पूछते, दे आर ओके फाइन हैप्पी। अब थोड़ा ट्रम्प के सामने कुछ बोलते हैं लेकिन वो डर के बोलते नहीं है, लेकिन उनको कहो ना कि यार तो इंडिया में आके सेटल हो जाना, तो नहीं, वो तो फिर वो तो वही है, ट्रम्प जैसा भी है, लेकिन वी वांट टू स्टे इन अमेरिका। कई लोगों को मैं पूछता हूँ जो मेरे कांटेक्ट में, मैं भी गया हूँ अमेरिका कई बार, तो मुझे मालूम है, तो मैं पूछता हूँ क्यों नहीं आता है। अभी एक आज समय नहीं मिला कि मैं 15-17 तारीख को तो मैं वापस चले जाऊंगी। वो हस्बैंड वाइफ थे मेरे फ्रेंड, तो मैंने कहा रुक जाओ ना, कि नहीं यार गर्मी में, कहा वहाँ अच्छा है। करोड़ों लोग मुझे तो मतलब मेरे को राधा दिन क्या करना चाहिए, मेरे को इस समय में क्या, मेरे को क्या दिखता है, मैं ये बात करूंगा। तो अभी जो ये ईरान का वॉर हुआ ना, ये बड़ा आई ओपनर रहा। मतलब मैं कहूँगा ना कि हिंसा हो रही है वहाँ पे, गलत हो रहा है कहीं पे, पर अब ये पता चल रहा है कि ये जो मोरालिटी और ये सब सही गलत प्रोटेस्ट की बातें सब बेकार है। मैं अपने हिसाब से क्या कर सकता हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। क्योंकि जब तियांजियांग पे जब चाइना ने अपने 10,000 स्टूडेंट को टैंक घुमा दी, आग लगा दी, यहाँ पे एक चीज तो हम मानते हैं कि दुनिया में कुछ भी हो, पॉलिटिकल लीडर्स पे हमला नहीं होना चाहिए। आप सोल्जर्स टू सोल्जर वॉर करते हैं, ठीक है, किसी के देश में कोई घुसा, उसके जो सरमुख्तियार थे या फिर उसके लीडर कहिए, डिक्टेटर कहिए, जो भी कहिए, पर उसको जो प्रेजेंट करता था उसके साथ 40 और ऑफिसरों को उड़ा दिया।
तो ये सब प्रोटेस्ट वोटेस्ट बेकार है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप एक संख्या जुट बना रहे हैं जो वहां पे जाके मार सकता है। आप भी क्या चीज है, मतलब कॉमनर की बात कर रहा हूँ, आप माने कॉमनर्स की बात कर रहा हूँ। तो इसको पता क्या चलता है कि हम क्या कर सकते हैं, पावर है ना वो चाहिए। एक पता चल गई कि दुनिया में एक हायरार्की चल रही है, कोई बॉस है, कोई उसके नीचे मंत्री है, कोई उसके नीचे और है, कोई एक नीचे और है। हर किसी को अपना कहाँ पे स्टैंड कर रहा है ये पता होना चाहिए, और ये चीज बदलती रहती है। तो जो ट्रम्प था उसने बिना कोई चीज की परवाह किए हुए जो अपना था, और जो भी कहा कि यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन थे ये, तो उसने एक सिस्टम खत्म कर दी। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि मानवता के नाते पे हमें इसके साथ जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, दुनिया में खेल होता है किसका इंटरेस्ट फुलफिल होता है। अमेरिका का जो भी इंटरेस्ट था उसने फुलफिल किया, उसको ऑयल चाहिए था, ऑयल चाहिए था, उसको दूसरा न्यूक्लियर पावर है, मैं ये नहीं कह रहा, उसका कुछ था उसने किया। इसराइल को और कोई मुस्लिम नेशन है जो न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहिए और उसको खत्म करना है, तो उसने अपना किया। हमारा वहां पे क्या इंटरेस्ट है ये मैटर करता है, हम किसी के साथ जुड़ रहे हैं ना, ये कोई मैटर होना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट फुलफिल होता है कि नहीं होता है। तो ये चीज है कि पावर, ये पावर का खेल कितना मजेदार है कि अब पता चल रहा है कि जिसके हाथ में पावर हो ना, पावर मीन्स ये नहीं है कि इक्वालिटी, आप इक्वालिटी का कंसेप्ट मानते हो, मैं इक्वालिटी का कंसेप्ट मानता हूँ, दुनिया बेहतर होती है। बट ये बड़ा क्लियर कहता है कि पीस इज नथिंग, हैविंग अ बिगर स्टिक देन द अदर वन इज अ पीस। मेरी लठ दूसरे से बड़ी है ना, ये शांति है। ये बड़ा क्लियर हो चुका है। तो अब पता चल रहा है कि इंडिया को क्या करना है, इंडिया को चाहिए पावर, पैसा चाहिए। हमें क्या चाहिए, अब मुझे दिख रहा है कि जो लड़कियां हैं उनको है ना अपने आप को किसी तरीके से ये सीखने को मिल रहा है मेरे को कि पैसेदार बनना चाहिए, उनको अच्छा एजुकेशन लेना चाहिए, अपना जो डोमिनेशन है ना अथॉरिटी वो बना के रखेगी तो उसके पास सुख शांति है। वरना जो कहते हैं कि पहले कुछ कहा जाता था ऐसे कि ढोल पशु शूद्र नारी तालन के अधिकारी, पावरफुल है नहीं होगा। वही कास्ट सिस्टम में है, जो नीचे के वर्ग में जो समझ रहा है खुद को पैसा ले पावर ले ये होगा। जहां पे नहीं है वहां लोगों को फॉलो करना है। तो मुझे ये भी बुरा नहीं लग रहा कि जहां पे कोई चाटुकारिता कर रहा है किसी की, अब कहते कि मोदी जी कर रहे हैं नहीं कर रहे अलग बात है। दूसरा कोई देश पाकिस्तान अमेरिका है, उसको पता है उसको कहाँ पे जहां तक पावर नहीं आती उसको सरवाइव करना है। सरवाइव करने में कोई बुरी चीज नहीं है, सर्वाइवल के लिए जो भी बनता है इंसान करेगा, आदमी करेगा, देश करेगा। और ये भी मेरे को इसमें बहुत एक हमारे सीखा था कहीं पे, सर्वाइव होने के लिए कर रहा है। पावर गेम में जैसे अपन ऊपर जाएंगे वो डोमिनेशन अथॉरिटी करेगा, तब तक जिंदा रहना है। तो वो जो फॉलो कर रहा है ठीक है। अब मैं ये भी देखता हूँ कि देश जो बना है ना, तो सबसे पहला जो देश बना कंट्री जिसे कहते हैं ना, वो 1775 में वो कुछ यूएसए बना था कि पहली कंट्री वो बनी, उनका जो भी एक हुआ। उसके बाद तो कंट्री का कंसेप्ट आया, देश जिसका कंसेप्ट कहते हैं ना, सोच है देश एक, वो 75 में पहला तो बना है। 300 साल पुराना भी कंसेप्ट नहीं है ये तो। और उससे पहले होने थी एम्पायर। एम्पायर में होता था कि एक इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है, चोला डायनेस्टी, ये है चालुक्य डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी, चावड़ा डायनेस्टी, XYZ डायनेस्टी का होता है एक अधिकारी जिससे पहचान होती है। अब आया एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक कलर है, ये केसरी है नीचे सफेद है और वहां पे कहीं पे ब्लू, एक ये हो गया, ये भारत है। एक है ना मैप ऐसे लिया है, इस पे एक बाउंड्री दौड़ दी लोहे की और ये बारूद की, ये हो गया कंट्री। इंसान वफादार है किसी और चीज के लिए, मैं वफादार हूँ मेरे किसी जिसको मैं देख पा रहा हूँ, मेरे फादर या फिर मेरे क्लान का कोई लीडर, या जो है जो लॉयल्टी की जो इमोशन है ना, वो इमोशन है किसी से साथ जुड़ना। वो जुड़ना तभी है जब वो फिजिकल एग्जिस्टेंस कर रहा है। आप एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दोगे तो वो अंदर जुड़ नहीं सकता। इसीलिए आप देखोगे ना कई लोग इंडिया से या देश से प्यार नहीं कर रहे, क्योंकि वो आइडिया समझ ही नहीं पाते। इसीलिए मोदी से प्यार करना आसान है, कांग्रेस से प्यार करना एक एग्जिस्टेंस है, इंसान की फितरत है। जो फितरत नहीं समझ पा रहा और वो कह रहा है ये नहीं हो सकता। तो इंसान जिसे लगाव करता है उसी पे विश्वास करता है। तो पहले कमांडर होता है, हम तो इसके इस राजा के हम तो भक्त है, हम इसको मानते हैं, विश्वासु इस तरीके से बनते थे। अब ये चीज थी कि हमने एक एम्पायर से एक देश का कंसेप्ट लाए, देश को हमने कहा ये फिक्स है। अंपायर में क्या होता था, फिक्स नहीं होता था, कांस्टेंट जो बॉर्डर से वहां पे जंग रहती थी तो होता रहता था। अब आप देखेंगे ना हम कंट्री बने, अब वापस है ना एक, अब देखेंगे ना फॉर्मेशन वापस साम्राज्य की तरफ जा रहा है। कैसे क्या हो रहा है, बॉर्डर है ना तनाव में है, आगे पीछे हो रही है। जो साम्राज्यवाद था ना वहां पे जहां तक मरता नहीं है ना वहां तक राजा रहता था। जिनपिंग आया, उसका पता नहीं, उसके मरने के बाद 5 लोगों में से एक डिसाइड होगा कि कौन है, वो मरेगा तब पता चलेगा। राजा की तरह हो गया जब तक जिंदा है। पुतिन
बहुत लंबे तक है। ट्रम्प अभी चल रहा है, अलग है, साम्राज्यवाद हो रहा है। तो ये खेल है ना सारा, जो मिलके हम कर रहे हैं ना, ये चीज हो कि पावर सारा खेल है, पावर चाहिए और इसी के आसपास घूमता है। इससे ये भी मेरे को पता चलता है कि कैपिटलिज्म जीतेगा, क्योंकि कैपिटलिज्म है ना जंगल लॉ पे चल रहा है। उसमें है ना कोई आपका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, ठीक है, पर वहां पे कि जो ज्यादा बलवान होगा ना वो दूसरे का शोषण करेगा, और दुनिया ऐसे कैपिटलिज्म में जीते। तो कम्युनिस्ट यानी में हारेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है इस बेस पे। कम्युनिज्म में है कि सब में इक्वालिटी होनी चाहिए, हर किसी को ना सेम कपड़ा, अच्छे से रोटी, सब मिलना चाहिए, पर इसके लिए एक ये बाकायदा चाहिए शर्त कि ऊपर है ना एक बेनेवोलेंट डिक्टेटर हो, या बेनेवोलेंट हम लीडर कहते हैं कि वो है ना थोड़ा सही हो, सब में मिल बांट के रखे। अब बेनेवोलेंट वाला लीडर चूज करना सही है, वो बेनेवोलेंट बनेगा, वो नहीं है। तो कैपिटलिज्म खेल है, मनी हमें चाहिए, पावर का खेल है, बाकी सब बेकार है, पावर हमें कहीं से लानी है, इतना सिंपल है। ब्रेक। इस करंट सिचुएशन में तो बहुत सारे ट्रेंड टॉक्स तो बहुत सारे आएंगे। ये छोटा सा डिस्कशन में सब कुछ कवर करना मुश्किल है। मेनी थिंग विल कम आउट, काफी चीज आएगा। बात है कि व्हाट हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का क्या स्टैंड होगा। वी आर पार्ट एंड पार्सल वर्ल्ड, तो वर्ल्ड से अलग। कल हमारे ऊपर जब होगा तो दूसरा कोई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे पता नहीं। यही होता है, जैसे पड़ोस में हमारे यहाँ होता है, पड़ोस क्यों बोलेगा, पड़ोस में कुछ होता है हम नहीं बोलेंगे तो हमारा ऊपर वो क्यों बोलेगा। तो एक वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बनाया गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया, और उसको सिस्टमेटिकली वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म किया जा रहा है, ताकि किसी का वर्ल्ड ऑर्डर रहेगा नहीं। माइट इज राइट जो था वो जंगल लॉ, इस तरह से फिर से कोशिश की जा रही है, मार्केट को सामने रखते हुए, हार को सामने रखते हुए। और ये करने के लिए क्या एक हेट्रेड कैंपेन, एंटी इस्लाम, एंटी क्रिश्चियंस, एंटी हिंदू, ये सारी चीज चल रही है, एंटी यहूदी, जो एक ह्यूमैनिटेरियन बात थी जो खत्म कर ये बात चल रही है। टीट फॉर टैट तो नहीं हो सकता है, वो इंटरनेशनल लॉ में टीट फॉर टैट कभी भी नहीं हो सकता है, होना भी नहीं चाहिए। और एज ए नेशन, इंडिया एज ए नेशन जो था उसका, एटलीस्ट इंडिया शुड टेक ए स्टैंड अगेंस्ट वॉर, is to take a stand for peace. Defense productions is destructive. Defense production जितना बढ़ेगा, education, health इतना डिक्रीज होगा। एजुकेशन को बढ़ाना है, हेल्थ का बढ़ाना है, वुमेन का एम्पावरमेंट करना है, सोशल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। मिलिट्री नेशंस इज नॉट ए गुड साइन फॉर एनी नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। अच्छा, अमेरिका के लिए भी अच्छी नहीं है। आज अमेरिका के लोग भी हैं, वो जो इंडियन लोग हैं उन्हीं बोलते हैं, जो इंडियन लोग हैं, बाहर के लोग गए हैं, इंडिया के सिटीजन नहीं बने या उनको सिटीजन बनना है, दे हैव चूजन नॉट टू स्पीक, चुप, यहाँ भी चुप, वहां भी चुप। तो व्हेन आउट ऑफ फियर आप बोलना बंद कर दिए हो, वो तो अच्छा ही बात नहीं है। तो मिलिटराइजेशन ऑफ इकोनॉमी ये मार्केट के लिए फायदेमंद है। वार इज एन इंडस्ट्री, और वार हमारे लिए कोई काम का चीज नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये डिस्कशन चलेगी, डिस्कशन और भी चलेगा, चलनी चाहिए। और लेकिन इसमें वी हैव टू कीप आवर माइंड कूल, वी मस्ट हैव अ लॉजिक ऑफ ट्रूथ, वी हैव शुड हैव लॉजिक अगेंस्ट वार, पैट्रिसाइडल वार और रेशियल वार और इम्पीरियलिस्टिक वार। उसके खिलाफ हमको आवाज उठाना है इंडिया से, जो भी हो। वियतनाम वार में भी पूरा नहीं उठा पाए थे, जो भी हुआ तो उठाए थे, और भी जब भी हुआ था, इराक के टाइम पे हुआ था तब भी कुछ उठाए थे। इस बीच में लीबिया में हो गया, गद्दाफी का भी हो गया, और भी हुआ, कांगो में हुआ तो लुमुम्बा को मार दिया था, उसका भी हमने आवाज उठाया था। इंडिया इज ट्रेडिशंस ऑफ रेजिंग वॉइस अगेंस्ट imperialistic intervention in Africa, Asiatic country and other countries also. आज हम चुप हैं, हमको कौन को मारने आना है, हम क्या किसकी हम बेनिफिट कर रहे हैं, अदानी और अंबानी की बेनिफिट कर रहे हैं, कॉमन पीपल कोई बेनिफिट इसमें नहीं हो रहा है। अगर अंबानी अगर इपिस्टन फाइल में अगर इम्प्लीकेटेड है, अगर वो पूरी अगर इम्प्लीकेटेड है और एंड्रू कैन भी जेल होता है, तो आपको क्या डर है। परफ्यूम स्कैंडल में जब हुआ उस टाइम पे
ये लंदन में द मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन। ऐसे ऐसे सिस्टम था। आज ट्रम्प नागा है तो मुझे भी नागा होना पड़ेगा, तो आई विल कॉम्पिटिटिंग, हैव टू बिकम मोर नेकेड, एम्प्रेस नो क्लॉथ। तो अमेरिकन सिस्टम हैज बीन बेयरली एक्सपोज। जो डेमोक्रेसी की बातें बहुत लोग करते हैं अमेरिका के बारे में, वो पहले भी हो चुकी है। और अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास में इतना पावर दिया गया है कि जो भी उसका है चेक एंड बैलेंस है, सबको तोड़ दिया है। दैट इज वेरी वेरी बैड। इवन अमेरिकन पीपल को हमको बोलना चाहिए, आप लोग तो बोलो, यूनिवर्सिटी से बोलो, फैक्ट्री से बोलो, शहर से बोलो, यू फॉर सिटीजन्स। आपका नेकेड, जो आपका एम्पर नेकेड है, और आप दूसरों के नेकेड होने के मत बोलो। और ये जो बार्गेनिंग ब्लैकमेलिंग जो करते हो वो बंद करो। तो सिविल सोसाइटी को उठाना है, और इंडिया कैन टेक लीड। मोदी जी करें या ना करें, लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग भी कर सकते हैं। इंडिया मोदी का भी नहीं है या राहुल गांधी का भी नहीं है, इंडिया इन पीपल का है। वी हैव ए वॉइस। अब हमारा अपना वॉइस है। मोदी रिप्रेजेंट माई वॉइस, ये प्राइम मिनिस्टर में, लेकिन मेरा वॉइस वो नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि वार में दिमाग खराब हो जाता है। जब वार हो जाता है, किसके साइड में आप हो, हमको दिमाग नहीं खराब करना है। आप ईरान के साइड हो या अमेरिका के साइड हो, ये बात जो है, बात डेफिनेटली वो जस्ट वार अनजस्ट वार में एक साइड लेना पड़ता है, ट्रूथफुल। लेकिन अभी तो वार बंद होनी चाहिए। लोगों का बम्बार्डमेंट, मरना, ये बंद होनी चाहिए। और बाद में डिफेंस क्राई, वार क्राई, मिलिटराइजेशन बंद होनी चाहिए। ये होनी ही चाहिए। ये कोई ह्यूमैनिटी के लिए, वर्ल्ड के लिए अच्छी बात नहीं है। इतना कहकर बात खत्म।